पुणे में प्रमोशन होने के बाद छुट्टी खत्म करके मैं वापस जा रहा था। यात्रा के लिए मैंने जानबूझकर बस की विंडो सीट बुक की थी ताकि यात्रा ज्यादा आरामदायक हो। बस में चढ़ते ही मेरी बुक की हुई सीट पर एक 23 से 25 साल की युवती बैठी हुई दिखी। वो देखने में बहुत आकर्षक थी। उसके चेहरे पर सौम्यता थी और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने साड़ी पहनी थी। साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उस पर से हल्की सी लाइन दिख रही थी। उसके बालों की सटीक बनावट भी ध्यान खींच रही थी। बाल खुले थे और हल्के लहराते लुक में फैले हुए थे, जिससे वो और भी आकर्षक लग रही थी। वो एक तरफ खिड़की की ओर देख रही थी, जैसे वो जगह उसकी ही हो। मैंने सभ्यता से उसकी ओर देखते हुए कहा, माफ करें, लेकिन ये सीट मैंने बुक की है। क्या आप बाहर की तरफ बैठेंगी? मेरी बात सुनकर वो शांति से बोली, नहीं, ये जगह मैंने ही बुक की है। आप गलती कर रहे हैं। उसके आत्मविश्वास से एक पल के लिए उलझन हुई, लेकिन मुझे यकीन था कि ये जगह मेरी ही है। ज्यादा बहस से बचने के लिए मैंने थोड़ा संयम रखा और कंडक्टर को बुलाने का फैसला किया। मैं कंडक्टर के पास गया और विनम्रता से सारा मामला समझाया। कंडक्टर ने हमसे हमारे टिकट चेक करने की विनती की। हम दोनों ने अपने टिकट उसे दिखाए। कंडक्टर ने हम दोनों के टिकट चेक किए और साफ किया कि विंडो सीट का टिकट मेरा है। उस पर कंडक्टर बोला, मैडम, कृपया बाहर की तरफ बैठें। ये सीट इन साहब ने बुक की है। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी असहज हुई और अपनी आवाज धीमी करके मेरी ओर देखते हुए बोली, प्लीज, क्या आप बाहर बैठेंगे? मेरे भाई ने कहा था कि उसने ये टिकट बुक किया है। शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी। उसके बोलने की विनम्रता का मुझे अंदाजा हुआ, लेकिन मैं भी अड़ा रहा। शांति से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैडम, मुझे माफ करें, लेकिन मैंने ये विंडो सीट खास तौर पर बुक की है। यात्रा के दौरान मुझे चार्जिंग स्लॉट इस्तेमाल करना है, जो इसी सीट के पास है, इसलिए मुझे यहां बैठना जरूरी है। मेरा जवाब सुनकर वो थोड़ी उलझन में पड़ी और बोली, हाँ, शायद मेरे भाई ने गलत बताया होगा। मैं बाहर की सीट पर बैठती हूं। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ सरकी और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी उलझन खत्म हुई और मुझे मेरी जगह भी मिल गई। बस चलने के बाद मैं बाहर की खूबसूरत प्रकृति को निहार रहा था, लेकिन उसका थोड़ा असहज होना मुझे नजर आया। इसलिए मैंने उससे सहजता से कहा, ऐसा कभी कभी हो जाता है, गड़बड़ होना स्वाभाविक है, चिंता मत करो। ये सुनकर उसने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस बोली, ठीक है। शायद वो नाराज थी। लगभग 2 से 3 घंटे बीत गए और हम दोनों में एक भी शब्द नहीं हुआ। वो शांति से खिड़की के बाहर देख रही थी, जबकि मैं अपने विचारों में खो गया था। शायद मेरे विंडो सीट पर बैठने की जिद से उसे गुस्सा आया हो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन उसने मेरी ओर एक नजर भी नहीं डाली। मैंने खुद को समझाया, उसके गुस्से के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद मत कर। इसलिए मैंने मोबाइल पर एक मूवी शुरू की और वक्त बिताने लगा। थोड़ी देर में बस एक ढाबे पर चाय नाश्ते के लिए रुकी। मैं भी वॉशरूम जाकर तरोताजा हुआ और चाय व सिगरेट लेने के लिए एक दुकान की ओर बढ़ा। चाय लेकर आराम से खड़ा था। माहौल सुहाना था। तभी मैंने देखा कि वो लड़की बस से उतरकर धीमे कदमों से दुकान की ओर आ रही थी। मैंने उसे देखा, लेकिन उसके रास्ते में बाधा न बनूं इसलिए एक तरफ सरक गया। मेरी चाय खत्म होने को आई, लेकिन वो अभी भी वही खड़ी थी, शांत और विचारों में डूबी हुई। मैंने चाय वाले को पैसे देने के लिए फोन निकाला। तभी उसने कहा, साहब, यहां ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता, कैश ही देना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी उलझन हुई, क्योंकि मेरे पास नकद पैसे नहीं थे। मैं इधर उधर देखने लगा कि किसी से थोड़ी मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उस पल मेरी नजर फिर उस पर गई। वो अभी भी शांति से खड़ी थी। मैंने एक पल सोचा कि उससे मदद मांगू, लेकिन मन में संकोच भी हो रहा था। शायद उसे अभी भी गुस्सा हो। ऐसा सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन हालात ने मुझे उससे पूछने के लिए मजबूर करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मैंने सांस छोड़ी और फैसला किया कि आखिर में पूछना ही रास्ता है। मैंने पहले ही उसका मूड खराब कर दिया था, इसलिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन में सोच चल रही थी कि अगर वो अभी भी नाराज होगी तो। तभी उसकी तरफ से आवाज आई, मैं पैसे देती हूं, आप मुझे ऑनलाइन भेज देना। उसकी इस हरकत से मुझे हिम्मत मिली
और मैंने तुरंत हाँ कहते हुए धन्यवाद बोला। उसकी विनम्रता देखकर मन को बहुत हल्का लगा। थोड़ी देर बाद बस फिर शुरू हुई और यात्रा को रफ्तार मिली। उसी दौरान उसने हंसते हुए मेरी ओर चिप्स का पैकेट बढ़ाया। उसके इस दोस्ताना व्यवहार से हैरानी हुई। मैंने नम्रता से चिप्स ठुकराते हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक उसे दी। उसने उसे ले लिया और मुस्कुराई। हम दोनों में जैसे एक नए संवाद की शुरुआत हो गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप अपना क्यूआर स्कैनर कोड देंगी ताकि मैं पैसे तुरंत भेज दूं? मैंने सोचा कि वो मुझे अपना नंबर क्यों देगी, उससे बेहतर क्यूआर कोड लेकर पैसे भेज दूं। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और वो बोली, क्या जल्दी है, थोड़ी देर बात करेंगे। उसके इस बोलने से एक अनौपचारिक माहौल बना और हमारी बातचीत खुली हो गई। यात्रा चल रही थी और हम इधर उधर की बातें करने लगे। उसका नाम, उसका काम, इन सब के बारे में मैंने जाना। वो पुणे में रहती थी, गांव में अपने मामा के यहां कुछ दिनों के लिए आई थी और अब वापस जा रही थी, ऐसा उसने बताया। अभी वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी, ये भी उसने हंसते हुए कहा। वो बहुत साधी, नरम और दिल से बात करने वाली लगी। बातों से वक्त अच्छा बीतने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में व्यस्त हो गई, शायद टाइम पास कर रही थी, जबकि मैं खिड़की से बाहर प्रकृति को निहारने में मगन हो गया। हम दोनों के बीच का तनाव अब कहीं नहीं रहा था। उन शांत बातों ने यात्रा का एक अलग स्वाद बनाया था, जैसे अनजान यात्रियों में एक छोटा सा रिश्ता बन गया हो। इसके बाद मुझे धीरे धीरे लगा कि उसके बोलने या हरकतों से मेरी उम्मीदें पूरी होने की संभावना कम है। इसलिए मैंने उससे संक्षेप में कहा, मैं अब सोने जा रहा हूं तो पैसे दे देता हूं। इस पर वो खुद बोली, मेरा नंबर लो और उस पर पैसे ट्रांसफर कर दो। ये सुनते ही मेरे मन में एक अलग उत्सुकता जगी। उसके इस वाक्य ने जैसे मेरे चेहरे पर चमक ला दी। मैंने तुरंत उसका नंबर लिया और सहजता से पूछा, आपका नाम क्या है? उसने हंसते हुए प्रीति बताया। मैंने उसका नंबर सेव किया और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मैंने आंखें मूंदकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आना तो दूर, मन में विचारों का चक्र शुरू हो गया। उसके सादे स्वभाव से लेकर उसके नाम की मिठास तक सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। बीच बीच में मेरा ध्यान अनायास उसकी ओर जा रहा था, लेकिन वो अपने विचारों में या फोन में मगन थी। मेरी चोटी नजरें उसके अवलोकन में उलझी थी, लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। शाम हो रही थी, सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था और गहरा अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। बस की खिड़कियों पर लगे पर्दों की वजह से अंदर और भी अंधेरा लग रहा था। उस अंधेरे माहौल में एक अलग शांति के साथ बस का सफर चल रहा था। मन में विचार आ रहे थे, हमारे सफर में ऐसे अनजान लोग कभी कभी क्यों मिलते हैं? उनकी एक हरकत, एक बात से हम इतने प्रभावित क्यों हो जाते हैं? वो सिर्फ एक सहयात्री थी, लेकिन उसके सादे स्वभाव ने मुझे उसके प्रति एक अलग आकर्षण महसूस कराया। उसकी शांति में एक खास सुंदरता थी और उसकी हर हरकत में एक सादगी थी जो मुझे और सोचने पर मजबूर कर रही थी। उस यात्रा के रहस्यमयी अंधेरे में उसके नाम की मिठास और उसके व्यवहार की सच्चाई मेरे मन पर छाप छोड़ रही थी, जैसे एक अनपेक्षित याद मेरे जीवन में गहरे उतर रही हो। शाम हो गई थी और बस की खिड़कियों पर पर्दे होने से अंदर अंधेरा हो गया था। मैंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और सोने का नाटक करते हुए स्पीड ब्रेकर या गड्ढे आने पर अपने हाथ का स्पर्श धीरे से उसके हाथ से कराने लगा। पहली 3 से 4 बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी। मैंने अपना हाथ थोड़ा पास रखा ताकि हमारा संपर्क बना रहे। 5 मिनट बाद मेरे हाथ को उसकी उंगलियों का स्पर्श हुआ। मैंने आंखें बंद रखी तो ये अनजाने में था या जानबूझकर, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसका फायदा उठाया और अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छुआ। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी सिकोड़ ली। अगले ही पल मैंने उसके पूरे हाथ को छुआ और उसके हाथ पर अपना हाथ रखने लगा। मैंने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि कुछ हुआ तो मैं सोने का बहाना बना सकूं। मैंने उसके हाथ की उंगलियों को नरम और सौम्य तरीके से जोड़ा और उन जुड़ी उंगलियों के धागे से हमारा रिश्ता और गहरा होने लगा। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसी वक्त उसने भी मेरा हाथ ताकत से पकड़ लिया। उसके शरीर में हल्की कंपी हुई
और तभी उसने एक लंबी और मीठी सांस ली। शायद उसके मन में भी वही देरी से मिला और मीठा आनंद जाग रहा था। उसके गालों पर हल्की लालिमा दिखी। वो शांति से मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भावनाओं का गहरा समंदर छिपा था, जिससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने एक छोटी सी सिसकारी भरी, जो उसके हल्के लेकिन मीठे स्वर में हवा में फैल गई। उस आवाज में एक अनोखा संदेश था, जो मुझे हरी झंडी दे रहा था। मुझे समझ आया कि वह भी मेरे साथ इस पल में एक मीठा अनुभव लेने को तैयार है। दो दिल एक ही भावना और एक ही जगह पर एकजुट होने लगे। मुझे जैसे एहसास हुआ कि आज हम दोनों एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और आनंद का मिश्रण मुझे भरोसा दे रहा था कि ये सब उसके लिए भी उतना ही अनमोल होगा। अपने हाथों की नरम छुअन को बनाए रखते हुए वो और करीब आ रही थी। उस दौरान हम दोनों की सांसों की रफ्तार एक ही गति से बढ़ रही थी। उस एक पल ने हमें एक दूसरे को बहुत गहराई से जानने का मौका दिया। मैं अगले कदम तेजी से उठाने लगा। उसे भी इसमें मजा आने लगा। काफी देर तक हमारा ये खेल चलता रहा। मुझे पुणे पहुंचने से पहले उसे पूरी तरह अपना बनाना था। जैसे जैसे समय बीता, मैंने उससे थोड़ा और करीब आने की कोशिश की। इससे वो शर्मा गई और मुझसे पूछा कि क्या हर आने जाने वाली लड़की के साथ ऐसा करता हूं मैं? मैंने कहा, हर कोई तेरे जितना खूबसूरत थोड़े ही होता है। वो बोली, कुछ भी मत बोल। मैंने पूछा, यूं ही हाथ पकड़ा क्या मैंने तेरा? वो बोली, ऐसे किसी का भी हाथ पकड़ता है क्या तू? मैंने कहा, जो पकड़ने दे उसका पकड़ता हूं। ऐसा कहकर मैंने उसे आंख मारी और उसकी ओर देखने लगा। वो बोली, नहीं, वहां नहीं देखना। मैंने कहा, अरे देखने देना, कुछ कर तो नहीं रहा हूं। वो बोली, अरे आसपास लोग हैं और मैं तुझे जानती भी नहीं, इतना ही ठीक है। मैंने कहा, अंधेरा हो गया है, किसी को दिखेगा भी नहीं, और बगल की सीट पर तो बूढ़ी आजिया है। वो बोली, फिर भी नहीं चाहिए, ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा, तू ही तो ज्यादा होने लायक है। वो बोली, तू बहुत शरारती बातें करता है। मैंने कहा, तुझे देखकर ही ऐसे विचार आ रहे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूं। हान में मैंने उससे थोड़ा और करीब आने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुणे शहर आ गया और बस की लाइटें जल गई। मैंने तुरंत खुद को संभाला। उसने भी थोड़ा सरकर खुद को ठीक किया। मुझे किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं बानेर में उतरने वाला हूं, वहां मेरा रूम है, तू मेरे साथ चल, हम साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे, खाना वाना करेंगे और चाहे तो मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे स्वारगेट पर उतरना है और मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने उसे 3-4 बार दिल से विनती की, उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसे सुरक्षित घर छोड़ने को तैयार हूं। आखिर में मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी स्वारगेट पर ही उतरता हूं, वहां से हम कैब करेंगे और तुझे घर छोड़ दूंगा। लेकिन उसने इसे भी साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मेरा नंबर तेरे पास है ना, हम जरूर मिलेंगे। तेरा रंगीला स्वभाव और तेरा बोलना मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं तुझसे जरूर फिर मिलूंगी। ये कहकर वो स्वारगेट पर उतरकर चली गई। उस पल उसके शब्दों से मुझे खुशी हुई, लेकिन उसके व्यवहार में एक रहस्य सा लगा। मैं घर की ओर लौटा, उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। रात 12 बजे उसके साथ बात करने की तलब लगी और मैंने उसे मैसेज किया। सुबह उठकर देखा तो उसका जवाब आया हुआ था। उसके सादे मैसेज से भी मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन के बाद हमारा कभी कभी मैसेज पर बात करना शुरू हुआ। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। वो सहज बात करती थी, मैं उसके बोलने में खो जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, मुझे लगा कि मुलाकात का जिक्र आते ही वो टाल मटोल करती थी। मैंने उसे शनिवार या रविवार को मिलने का सुझाव दिया, लेकिन उसके जवाब हमेशा एक जैसे होते थे। मैं यहां आई हूं, मैं वहां गई हूं, या आज नहीं हो पाएगा। ये जवाब सुनकर कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता था कि क्या वह सचमुच व्यस्त है या कुछ छिपा रही है। उसके इस व्यवहार से मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। उसके शब्दों के पीछे कुछ रहस्य है, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर भी उसके हर जवाब का मैं बेसब्री से इंतजार करता था।
कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और मैंने उसे मैसेज करना छोड़ दिया। करीब 1-2 महीने बाद रात को अचानक उसका वीडियो कॉल आया। मैंने उठाया तो वह किसी होटल में अपनी सहेलियों के साथ थी। इधर उधर की बातें होने के बाद उसने मुझे बताया कि वो 2 महीने कोर्स करने के लिए बाहर थी और खुद का पार्लर शुरू करने वाली है। मैंने ना रहते हुए पूछ लिया कि कब मिलेंगे, तो उसने टालमटोल जवाब देकर फोन काट दिया। 1-2 महीने ऐसे ही बीत गए। मैंने उसे फोन वगैरह किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने भी पीछा छोड़ दिया। एक दिन यूं ही मोबाइल देखते वक्त मुझे उसकी व्हाट्सएप स्टोरी दिखी। उसमें उसने अपने पार्लर की सेवाओं और मसाज के बारे में जानकारी लिखी थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैंने एक दूसरे नंबर से उसे मैसेज किया कि मुझे आपके पार्लर के बारे में सुना है और आपके बारे में अच्छा फीडबैक भी मिला है। मुझे आपके यहाँ पार्लर और मसाज की सर्विस चाहिए। थोड़ी देर बाद उसका जवाब आया, जिसमें उसने अलग अलग सेवाएं और उनके रेट भेजे। मैंने उसे कहा कि मुझे मसाज और 2-3 दूसरी चीजें करवानी है। उसने मुझे अपने पार्लर का पता भेज दिया। मैंने थोड़ी देर बाद उसे मैसेज किया कि मुझे थोड़ी बॉडी पेन की तकलीफ है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्या आप मेरे घर आकर सर्विस दे सकती हैं? उसने वो मैसेज पढ़ा और टाइप कर रही थी। तभी मैंने उसे एक और मैसेज भेजा कि अगर आप आती हैं तो बहुत अच्छा होगा। आने जाने का खर्च और होम सर्विस के लिए चाहे तो 2-3 हजार एक्स्ट्रा दूंगा। इसके 2 मिनट बाद उसने जवाब दिया कि मैं कल दोपहर को आऊंगी, मुझे अपना पता भेज दो। मुझे किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे पूरी सावधानी से अपना जाल बुन रहा था। अगले दिन उसके आने से 10 मिनट पहले मैंने अपने घर का दरवाजा खुला रखा और सीढ़ियों में जाकर इंतजार करने लगा। वो गेट पर आती दिखी तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं थोड़ा सामान लेने नीचे पार्किंग में बेसमेंट में आया हूं। आपका गेट पास मैंने अभी स्वीकार किया है, आप फ्लैट में जाकर रुकें, मैं 5 मिनट में आता हूं। और साथ में गेट पास का फोटो भी भेज दिया। उसने ओके का मैसेज किया और फ्लैट की ओर आने लगी। वो 2 मिनट बाहर रुकी, लेकिन अंदर से टीवी की आवाज सुनकर अंदर चली गई। फिर मैंने 1-2 मिनट और इंतजार किया और घर में गया और धीरे से दरवाजे की सिटकनी लगा दी। उसका ध्यान अभी भी टीवी की ओर था। 2 सेकंड का वक्त लेकर मैंने भारी आवाज में उसे पुकारा, प्रीति। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। उसे झटका लगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। वो बोली, तू यहां क्या कर रहा है? तू यहां कैसे? ऐसा कहकर उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाने लगी। मैंने तुरंत पानी की बोतल लेकर उसके पास गया और कहा, शांत शांत। ऐसा कहकर मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया। वो बोली, ये क्या कर रहा है तू? ये सारा क्या मामला है? मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे दिखाया कि वह मुझे ही दूसरे नंबर पर कॉल कर रही थी। इससे वो भड़क गई और थोड़ा डर भी गई। वो चिल्लाने से पहले ही मैंने टीवी की आवाज बढ़ा दी और कहा, मुझे बस तुझसे एक बार मिलना था। वो बोली, मुझे जाने दे, ये सारा क्या माजरा है? मैंने कहा, मुझे बस तुझसे एक बार मिलना था, तुझसे बात करनी थी। मैंने कोशिश भी की, लेकिन तूने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मैंने तुझे फोन किया, मैसेज किया, लेकिन तूने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोली, मुझे यहां से जाने दे, ये धोखा है, ये कोई तरीका है क्या? मैंने कहा, वैसे तो तूने भी मेरी ठगी ही की है। तूने मुझे खुद से अपना नंबर दिया, ऊपर से ये भी कहा था कि हम जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं और न तूने कोई जवाब दिया। वो बोली, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसे कोई अनजान इंसान से मिलता है क्या मैं? मैंने कहा, मैंने कभी तुझे परेशान किया क्या? मैंने 3-4 बार कोशिश करके छोड़ दिया। क्या मैं तेरे पीछे पड़ा था? मुझे बस एक बार तुझसे मिलना था। वो बोली, तुझे आखिर कहना क्या है? तुझे मुझसे अब क्या चाहिए? मैंने कहा, वही जो उस दिन अधूरा रह गया था। वो मुमकिन नहीं। जो हुआ वो उस दिन खत्म हो गया और बस उतना ही था। मैंने उसे 2-3 बार विनती की, लेकिन वो ना पर अड़ी रही। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुझे ठग नहीं रहा हूं। मैंने तुझे झूठ बोलकर यहां बुलाया, लेकिन तू आई है तो मैं जैसा बोला था वैसे पैसे जरूर दूंगा। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन तू अब आई है तो मुझे अपनी पार्लर सर्विस तो दे सकती है। इस पर उसने 1 मिनट सोचा और हां में सिर हिलाया। वो बोली, लेकिन तुझे क्या पार्लर करवाना है?
मैं सिर्फ लेडीज पार्लर करती हूं। मैंने कहा, ठीक है, तू मेरी मसाज कर दे। वो बोली, सिर्फ सिर की मसाज करूंगी। मैंने कहा, प्रीति, मैं तुझे पूरे शरीर की मसाज के पैसे देने वाला हूं, और इसमें क्या फर्क पड़ता है जेंट्स और लेडीज? मसाज में तो दोनों एक ही है ना। वैसे भी बॉडी पेन की तकलीफ के बारे में झूठ नहीं बोला मैंने। वक्त भी नहीं मिलता खुद की ओर ध्यान देने का। बस इतना ही कि तेरे कोमल हाथों का स्पर्श होगा और मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही वो थोड़ा हंसी। मैंने देखा कि वो अब थोड़ी शांत हो गई है। मैंने कहा, और सचमुच अगर तेरे हाथों में कमाल है तो मैं अपने ऑफिस में तेरा नाम रेफर करूंगा। इससे तुझे भी मदद मिलेगी। वो बोली, बस बस, ज्यादा मत बोल। मैंने कहा, वैसे भी मुझे तेरे हाथों की कमाल का अनुभव तो है ही, उसे कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा कहकर मैंने उसे आंख मारी। वो थोड़ा शर्मा गई। वो बोली, बोल बच्चन है तू एक नंबर का। अभी भी ऐसे ही लड़कियों को पटाता है क्या? मैंने कहा, नहीं रे, तेरे जैसी कोई मिली ही नहीं बाद में जिसे पटाने का मन करे। तेरी बात ही कुछ और है। वो और शर्मा गई। वो बोली, संभाल संभाल, गए वो दिन। अब मैं पूरी तरह काम पर फोकस्ड हूं। मैंने कहा, ठीक है, तो तू जल्दी से मेरे पूरे शरीर की मसाज कर दे। वो बोली, जल्दी जाकर टॉवेल लपेट करा। उसकी इस हिदायत में एक ठंडक और सहजता थी। शायद पहले की बातचीत से उसकी नाराजगी कम हुई होगी। उसकी आवाज की नरमी देखकर मैं जल्दी उठा, टॉवेल लपेटा और बेड पर लेट गया। मैं बेड पर उल्टा लेटा था। आंखें बंद थी और मन में कई ख्याल आ रहे थे। कुछ पलों में वह पास आई और तेल की बोतल से तेल निकालकर मेरी पीठ पर डाला। उसके हाथों की नरम गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे मेरी पीठ पर तेल लगाना शुरू किया। शुरू में उसके हाथों के हल्के दबाव से मुझे राहत मिल रही थी। उसके हाथों में जैसे जादू था, मानो थके हुए शरीर को नई जान दे रहा हो। मसाज चल रहा था और मेरे शरीर को राहत मिल रही थी और उसका स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरी पीठ से कंधों तक पहुंची। उसका हर स्पर्श जैसे बिजली की लहर की तरह अंगों पर दौड़ रहा था। फिर उसने मेरे पैरों की ओर ध्यान दिया। वो पीठ से धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरे पैरों पर तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करने लगी। उसकी हर हरकत में एक अलग कौशल झलक रहा था। जब वो मेरे पैरों की मसाज कर रही थी, उसने थोड़ा ध्यान से काम किया। वो अचानक रुक गई और बोली, तेरा टॉवेल थोड़ा ढीला कर, वरना मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने उसकी बात मानी और टॉवेल थोड़ा ढीला किया। इसके बाद प्रीति ने फिर मसाज शुरू किया। उसके हाथों का हर स्पर्श जैसे मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। वो शांत थी, लेकिन उसके हाथों की हरकतों में एक दृढ़ता और कुशलता दिख रही थी। वो मुझसे बोली, अब शांत हो जा। उस वक्त मेरा टॉवेल थोड़ा ढीला हो गया था और वो अचानक रुक गई। उसकी नजरें कुछ पलों के लिए ठिठक गई। मुझे लग रहा था कि उसके मन में कुछ ख्याल चल रहे थे, लेकिन कुछ देर में उसने खुद को संभाला और फिर से मसाज शुरू किया। वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की हरकतें मुझे कुछ और बता रही थी। मसाज करते वक्त वो शांत थी, लेकिन कभी कभी उसकी नजर बार बार मुझ पर आ रही थी। मैं उसके मन के विचारों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या था ये समझ नहीं आ रहा था। उसने मेरी छाती पर तेल लगाते वक्त बहुत सावधानी से काम किया। उसके हाथों से मुझे बहुत राहत मिल रही थी। धीरे धीरे वो छाती से पेट की ओर आई। उसके हाथों में एक आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक संकोच भी महसूस हो रहा था। मसाज करते वक्त उसने एक पल रुककर मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुझे इतना क्या हो रहा था कि इसके लिए इतना परेशान हो रहा था? वो हंसी और अपने ही बोलने पर शर्मा गई। मेरे मन में आया कि उसके इस शर्मीले स्वभाव के पीछे एक मासूमियत है। वो फिर अपने काम पर ध्यान देने लगी, लेकिन उस पल ने माहौल को और खुला और हल्का कर दिया। मैंने कहा, मैं तो तुझे उसी दिन अपने साथ चलने को कह रहा था, लेकिन तू नहीं आई और उसके बाद कभी मिली भी नहीं। वो बोली, मुझे यकीन नहीं था कि तू कैसा लड़का है। मेरे साथ कुछ अच्छा बुरा हो गया होता तो? मैंने कहा, लेकिन उस दिन जो हमने किया तब तो तूने ये नहीं सोचा और आज भी तू जा सकती थी। वो बोली, तू है ही नालायक। ऐसा कहकर उसने मुझे गले लगाया। आगे वही हुआ।
जिसके लिए मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया था। इसके बाद कुछ महीनों तक हम नियमित रूप से एक दूसरे से मिलते रहे। हर मुलाकात में हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। शुरू में सहज लगने वाली उन मुलाकातों को अब प्यार का नया मतलब मिल गया था। हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए बहुत खुश रहते थे। हमारा प्यार इतना सच्चा था कि अब हमें उसे आगे बढ़ाने का फैसला लेना अच्छा लग रहा था। एक दिन हम दोनों ने तय किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यह फैसला लेते वक्त हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन थोड़े नर्वस भी थे, क्योंकि दोनों परिवारों की सहमति के लिए आगे बढ़ना था। हमने अपने अपने परिवार वालों से ये बात रखी। शुरू में कुछ शंकाएं और सवाल थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, ये उन्हें यकीन हो गया। कुछ दिनों में दोनों परिवारों ने मिलकर सब तय कर लिया। हमारी शादी पक्की हो गई और तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। शादी का दिन आने पर माहौल खुशी से भर गया था। घर में शुभ संकेतों के लिए बनाई गई रंगोलियां, फूलों की मालाएं और शुभकामनाओं के संदेशों से हर कोई उत्साह में था। हमारी शादी में परिवार वालों के साथ दोस्त और करीबी लोग मौजूद थे। शादी के वक्त हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उन वचनों ने हमें नए जीवन की दिशा दी। हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ देने की कसम खाई। शादी के बाद के दिन बहुत खूबसूरत बीते। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर नया जीवन बनाया, जिसमें प्यार, भरोसा और खुशी का रिश्ता था। अब हमारा जीवन एक नई शुरुआत से सज गया था। हमारा रिश्ता खिलता रहा और उसी से हमने एक सुखी संसार बनाया। जीवन के छोटे बड़े पलों को मनाते हुए हम एक दूसरे में उलझ गए। प्यार के सफर ने हमें दिखाया कि असली सुख सिर्फ एक दूसरे को समझने और साथ देने में है। ऐसी ही दिल को छूने वाली हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और भी ऐसी ढेर सारी हिंदी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।